हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, कार्बनिक संश्लेषण इनोलेट के द्वारा हम पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने इनोलेट लिखा था। मेलोनिक एस्टर के इनोलेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इस इनोलेट के द्वारा कौन कौन से ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसके माध्यम से प्राप्त होने वाला इनोलेट और उस इनोलेट के द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका जिसका इनोलेट हमें पढ़ना है वो है आपका एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, इसके इनोलेट की बात करनी है हमें। तो इथाइल एसीटो एसीटेट क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5। दिस इज अ इथाइल एसीटो एंड दिस वन इज एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट ये इसका पूरा नाम है और इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में EAAB कहा जाता है। E फॉर एथाइल, A फॉर एसीटेट, सॉरी एसीटो एंड A फॉर एसीटेट। तो इस वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में EAA इथाइल एसीटो एसीटेट भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में EAA लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इथाइल एसीटो एसीटेट में भी अल्फा कार्बन उपस्थित है और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसकी वजह से वह भी बेस की प्रेजेंस में क्षार की उपस्थिति में इनोलेट कार्ब एनायन बनाता है। तो इथाइल एसीटो एसीटेट में भी अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह आपका ये है तो इसके बाद में अल्फा कार्बन ये है। तो ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन परमाणु आप देख रहे हैं और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है और किसी भी प्रबल क्षार की उपस्थिति में यह आसानी से अपना H+ दे देता है और कार्ब एनायन बनाता है और कार्ब एनायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर देता है और इस कार्ब एनायन को हम इनोलेट भी कहते हैं और इस इनोलेट का हम आगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग करते हैं। तो ये है एथिल एसीटो एसीटेट, जिसे हम एसीटो एसिटिक एस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, एसीटो एसिटिक एस्टर भी इसको हम कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे EAA के रूप में लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है इथाइल एसीटो एसीटेट। तो यहाँ पे ये जो अल्फा कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उससे H+ स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वह आपका H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें यहाँ पे इस प्रकार से CH C डबल O C2H5 इस प्रकार से यहाँ पे हमें इनोलेट या कार्ब एनायन प्राप्त होता है, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर देता है। इस प्रकार से आपका अनुनाद शो करता है और अनुनाद के द्वारा स्थायित्व स्टेबिलिटी प्राप्त कर देता है। इस वजह से यह जो कार्ब एनायन है वह हमें प्राप्त होता है, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब ये जो बना आपका कार्ब एनायन वो आपका काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने मेलोनिक एस्टर के इनोलेट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इनोलेट का बनना, देन एल्काइलेशन। आप एल्काइलेशन करवाने के लिए आप इस न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? अपन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो इसका एल्काइलेशन हो जाता है। एल्काइलेशन के बाद हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस एवं डीकार्बोक्सिलेशन, 2 अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं और इसके बाद हमें अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहले अपन बात करेंगे जो इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोलेट का बनना, इनोलेट से उसका एल्किलीकरण मतलब SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के बाद एल्किलीकरण होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसका हम करवाएंगे जल अपघटन एवं वीक कार्बोक्सिलीकरण करवाया जाता है और अंतिम उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे कीटोन। तो आप इथाइल एसीटो एसीटेट से अलग अलग प्रकार के आप कीटोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी
रिएक्शन हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इनोलेट का बनना। तो इनोलेट का बनना हम जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बेस की प्रेजेंस में, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में या कोई अन्य बेस की प्रेजेंस में, यहाँ अपना H+ अल्फा हाइड्रोजन है वह बाहर निकल जाता है H+ रूप में और हमें प्राप्त होता है इनोलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनोलेट का बनना। ठीक है, इनोलेट कैसे बनेगा, ये आपका इथाइल एसिटोएसिटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5। ये स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में जैसे कि आपने ले लिया OC2H5 माइनस इथॉक्साइड आयन ले लिया और इथॉक्साइड क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा। H+ लेने के बाद हमें यहाँ पे प्राप्त होगा दिस वन। इस प्रकार से यहाँ पे हमें कार्बो एनायन इनोलेट प्राप्त होता है। तो ये सबसे पहली स्टेप है आपकी इनोलेट का बनना। जो इनोलेट है वह आपका अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एंड प्लस आप लिख सकते हैं C2H5OH, क्योंकि C2H5O माइनस ने क्या किया, यहाँ से H+ ले लिया तो C2H5OH बन गया। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, एल्किलीकरण होता है। क्या होता है, एल्किलीकरण की अभिक्रिया, एल्काइलेशन की अभिक्रिया किसके माध्यम से होती है, SN2 रिएक्शन के द्वारा, जिसमें आप किसकी रिएक्शन करवाओगे, एल्किल हैलाइड की करवाओगे। जिस प्रकार का आपका कीटोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एल्किल हैलाइड यहाँ पे लेते हैं, इतने कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया जाता है और हमें एल्काइलेशन करवाना होता है। तो एल्काइलेशन CH3CH माइनस CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल O C2H5 प्लस, जैसे कि आपने ले लिया कोई भी एल्किल हैलाइड, जैसे कि एल्किल ब्रोमाइड ले लिया, RBr आपने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे RBr में क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होती है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बो एनायन, वह इस एल्काइल पे, इस CBr बॉन्ड पे, CBr जो बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक करता है और Br है वो आपका Br- के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और एल्काइलेशन के द्वारा हमें एल्काइल प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होगा, जो कि है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH R C डबल O C2H5। तो ये हो गया आपका एल्काइलेशन हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि आपने मेलोनिक एस्टर के इनोलेट के माध्यम से आपने एल्काइलेशन करवाया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन के माध्यम से एल्काइलेशन आपका हो रहा है। ये आपका काम करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्किलीकरण। अब थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, जल अपघटन एवं वीक कार्बोक्सिलीकरण होता है। और जैसा कि अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है, तो ये जो एस्टर समूह है वो आपका चेंज हो जाता है, COOH में कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखेंगे आगे जल अपघटन। तो यहाँ पे इसका जल अपघटन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH R C डबल O C2H5 जल की H+ की उपस्थिति में, मतलब अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है। और यहाँ पे एस्टर समूह उपस्थित है, तो एस्टर का जल अपघटन होने से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ पे मुख्य रूप से प्राप्त होता है CH R एंड C डबल O H। ये हमें यहाँ पे मुख्य रूप से मिल रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल O H, ये हमें हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त हुआ। इसके बाद हम करवाएंगे इसका डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पे होगा। तो वी कार्बोक्सिलीकरण में क्या करते हैं कि आप हीटिंग करोगे, हीट करने पे ये C डबल OH है वो CO2 के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH R। ये प्रोडक्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं एक प्रकार का क्या है, कीटोनिक कंपाउंड है। तो आपने दिया था इथाइल एसिटोएसिटेट और हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे कीटोन अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे R बराबर आपका 1 कार्बन का है तो 4 कार्बन का कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पे इथाइल एसिटोएसिटेट से
सबसे पहला जो कीटोन हमें प्राप्त होगा वो होता है आपका ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन का कीटोन हमें सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, जो कि कौन सा आपका ब्यूटेनॉन, क्योंकि एक कार्बन से कम कार्बन का एल्किल हैलाइड होता नहीं है। तो R का अगर आपने 1 रखा तो 1 2 3 4 कार्बन का कीटोन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इथाइल एसिटोएसीटेट से इनोलेट बनना, इनोलेट से एल्काइलेशन और एल्काइलेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस एवं डीकार्बोक्सिलेशन से अंतिम उत्पाद के रूप में कौन सा कीटोन सबसे पहले प्राप्त होता है। तो सबसे पहला कीटोन आपका बनता है कीटोन बनने की संभावना है यहाँ पे है। इसके अलावा एसीटोन इस रिएक्शन के माध्यम से आप नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि 4 कार्बन से सबसे पहला कीटोन यहाँ पे बनेगा। तो ओवरऑल ये जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं CH3 C11O पहले से है, ये आपका इथाइल एसिटोएसीटेट में पहले से ही है, CH पहले से ही है, ठीक है। मतलब 3 कार्बन तो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इस इथाइल एसिटोएसीटेट से ही प्राप्त हो रहे हैं। और जो आपको एक्स्ट्रा कार्बन जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आ रहा है, एल्किल हैलाइड से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस रिएक्शन का निष्कर्ष है कि 3 कार्बन तो हमें इथाइल एसिटोएसीटेट से प्राप्त हो रहे हैं, और जो चौथा कार्बन आपको जो दिख रहा है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड से हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो अगर आपको 4 कार्बन का कीटोन जैसा कि ब्यूटेनॉन प्राप्त करना है तो यहाँ पे आप एल्किल हैलाइड के रूप में आप क्या लोगे, मिथाइल हैलाइड आप ले सकते हो, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड लो, मिथाइल ब्रोमाइड लो, मिथाइल आयोडाइड लो, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे R है वह 1 कार्बन का होगा, कब, जब आपको ब्यूटेनॉन का संश्लेषण करना हो तब। तो ये था हमने पढ़ा इथाइल एसिटोएसीटेट के माध्यम से एल्काइलेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस एवं डीकार्बोक्सिलेशन के माध्यम से हम कीटोन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें ब्यूटेनॉन बनाना हो, सबसे पहला कीटोन की बात करें तो यहाँ पे इथाइल एसिटोएसीटेट के माध्यम से हम सबसे पहला कीटोन ब्यूटेनॉन बना सकते हैं। जिसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रिएक्शन करवानी होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 C++O CH2 C++O C2 H5, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करवाना पड़ेगा, इनोलेट बनाना पड़ेगा। तो इनोलेट के लिए आप क्या करोगे, सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन करवाओगे, जो कि आपका बेस के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप हमको करवाना पड़ेगा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवानी पड़ेगी इसके इनोलेट के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 कार्बन है वो तो आपके कीटोन में हमको प्राप्त होते ही हैं। तो ये हमें 4 कार्बन का चाहिए, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा CH3 Br एंड थर्ड स्टेप हमको करना पड़ेगा अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन, एंड लास्ट चौथा स्टेप हमको करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 C++O CH2 CH3। ये है आपका ब्यूटेनॉन कीटोन, जो सबसे पहला कीटोन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो पहले सोडियम इथॉक्साइड के द्वारा इनोलेट का बनना, फिर मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, देन जल अपघटन, और फिर हीट के द्वारा हम अंतिम उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ब्यूटेनॉन। क्लियर। ये है आपका इथाइल एसिटोएसीटेट के माध्यम से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमने करी कीटोनिक कंपाउंड की। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस ओवरऑल रिएक्शन में हमें यहाँ पे जल अपघटन करवाने के बाद और डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के बाद हमें यहाँ पे कीटोनिक उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जल अपघटन की जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं इस थर्ड स्टेप में, अगर इसकी अभिक्रिया सांद्र KOH की उपस्थिति में करवाई जाए, तो सांद्र KOH की उपस्थिति में अगर जल अपघटन करवाया जाता है, कब, जब इथाइल एसिटोएसीटेट से इनोलेट बन जाए, इनोलेट बनने के बाद एल्काइलेशन हो जाए, और एल्काइलेशन के बाद अगर आप जल अपघटन अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका हम हीटिंग के द्वारा कीटोनिक कंपाउंड हम बनाते हैं। तो अगर सांद्र KOH की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया जाता है तो उस कंडीशन में मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस वजह से इस जल अपघटन को हम क्या कहते हैं, अम्लीय जल अपघटन कहा जाता है। जैसा कि हम बात करें इथाइल एसिटोएसीटेट से इनोलेट बन गया, इनोलेट बनने के बाद एल्काइलेशन हो गया, ये हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
ठीक है। एल्काइलेशन के बाद जो आर जुड़ेगा वो यहीं जुड़ना है, ठीक है। अगर इसका सांद्र KOH की उपस्थिति में, मतलब कंसंट्रेटेड KOH की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जैसे कि ये जुटेगा तो CH3COO माइनस K प्लस R CH2 COO माइनस K प्लस, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, प्लस C2H5OH। कब? जब कंसंट्रेटेड KOH आप ले रहे हैं तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो CH3COO माइनस K प्लस R CH2COO माइनस K प्लस एंड C2H5OH। तो ये जो अपघटन हो रहा है उसमें आपको मुख्य उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, इस वजह से इसे अम्लीय जल अपघटन इसको कहा जाता है। कौन सा कहते हैं? अम्लीय जल अपघटन कहा जाता है, ठीक है। अगर आप जल अपघटन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, नॉर्मल या तनु KOH की उपस्थिति में करवा रहे हैं या अम्लीय माध्यम में करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें प्राप्त होता है कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। इस वजह से उस जल अपघटन को हम क्या कहेंगे? कीटोनिक अपघटन कहा जाता है। कब? जब तनु KOH ले लिया, ठीक है, या आपने लिया H+ की उपस्थिति में जल अपघटन करवाया, उस कंडीशन में जो आपको उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या होता है? कीटोनिक कंपाउंड यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो कीटोनिक कंपाउंड प्राप्त होता है, इस वजह से इस जल अपघटन को हम क्या कहते हैं? कीटोनिक जल अपघटन। क्या कहा जाता है? कीटोनिक जल अपघटन इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तनु KOH या अम्लीय माध्यम जल अपघटन करवाने पर कीटोनिक उत्पाद मुख्य रूप से प्राप्त होता है, जबकि सांद्र KOH की उपस्थिति में आप देखोगे तो एल्काइलेशन के बाद अगर आप जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है अम्लीय उत्पाद। अम्लीय उत्पाद से इस वजह से अम्लीय जल अपघटन कहा जाता है, जिसका आगे अगर H+ जोड़ दिया जाए तो मुख्य उत्पाद आपको इस प्रकार से अम्ल प्राप्त हो जाता, क्योंकि ये बेस है, COOH बेस होता है और मीडियम आपका बेसिक है, इस वजह से हमें यहाँ पे लवण प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है। तो ये हमने पढ़ा इथाइल एसीटोएसीटेट का इनोलेट का बनना, इनोलेट के बनने के बाद उसका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन के बाद हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, जो कि आपका दो तरीके के हो सकता है। अगर कंसंट्रेटेड KOH आप ले रहे हैं उस कंडीशन में मुख्य उत्पाद हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, इस वजह से उसको अम्लीय जल अपघटन कहा जाता है। जबकि अगर यही आप तनु KOH डाइल्यूट KOH ले रहे हैं या अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जा रहा है तो हमें कीटोनिक उत्पाद मुख्य रूप से प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे C++ में उपस्थित है, इस वजह से इसको कीटोनिक जल अपघटन कहा जाता है। तो ये था हमारा इथाइल एसीटोएसीटेट के द्वारा विभिन्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इसके अलावा और भी रिएक्शन भी हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।